No, I don't think so. वाई? Because आप आपका आरओआई कम है ना, uh, आपके in- इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिल रहा है आपको कम है। आपने इन्वेस्टमेंट $50,000 की है, लेकिन आपको रिटर्न उस पर कम मिल रहा है। yes, बस। अच्छा, एक और इस पे आपको फॉलो अप पूछता हूँ कि अगर मैं आपको कहता हूँ, या देर आर टू प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए जो है उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो आपको आफ्टर 6 मंथ्स मिल जाएगी, ठीक है, और उससे ज़्यादा मिलेगा। प्रोजेक्ट बी है, उसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 महीनों में मिलेगी और ज़्यादा ही मिलेगी। तो आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे इसमें? the second one, the later one. क्योंकि वो उसका जो है बेसिकली टाइम फ्रेम कम है। Cost, yes. ठीक है, आपको जल्दी जो है So ना, आपको payment मिल क्या जाएगी. कहते हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी मिल जाएगी। ठीक है, आपको जल्दी Yes, जल्दी मिल जाएगा आपका जो मॉनेटरी आपने इन्वेस्टमेंट की थी। सो दैट इज कॉल्ड अ पे बैक पीरियड। ठीक है, जिस पे आप बेसिकली डिटरमिन करते हैं कि मैं ये प्रोजेक्ट की सारी चारों चीज़ें हैं, ये आगे जाके जो है ना आप कॉस्ट वाले लेक्चर में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। तो इन चीज़ों को खस करके ये बिजनेस केस के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, जिस पे हम लोग डिटरमिन करते हैं कि ये हम प्रोजेक्ट ले भी सकते हैं या नहीं। ओके, नाउ द सेकंड इज द बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान। अब बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपके टारगेट बेनिफिट्स क्या हैं। मतलब सिंपली कि मुझे इस प्रोजेक्ट से मिलेगा क्या, ठीक है, क्या क्या मिलना चाहिए। मैंने एक एजम्पशन कर लेता हूँ ना कि मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, ये स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है या नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अपने मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसके साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है या नहीं, वो इस प्लान में बेसिकली शामिल होता है। टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोजेक्ट, कि कितना टाइम फ्रेम होगा प्रोजेक्ट का। उस इसका बेनिफिट्स ओनर कौन होगा, मतलब इस बेसिकली बेनिफिट्स ओनर वो बंदा होगा जो कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ये मेजर करता रहेगा बेनिफिट्स की रियलाइजेशन। मतलब बेनिफिट्स रियलाइज कितने हुए हैं अभी तक। जो हमने बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान में बेनिफिट्स लिखे थे कि भाई ये चीज़ें मुझे मिलेंगी, हमें मिलेंगी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसमें से, तो वो कितनी मिली है। वो बेनिफिट्स ओनर उस पर ना एक चेक रखता है। आखिर में मैयरिंग मैट्रिक्स के आप किस तरह से मैयर करेंगे प्रोग्रेस को, डिफरेंट उसमें हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है। लास्ट पे आप उसमें रिस्क होते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो रिस्क होते हैं दोज आर वेरी प्रीलिमिनरी रिस्क, जो कि बहुत क्या कह सकते हैं, ओवरऑल लेवल पे होते हैं, बहुत हाई लेवल रिस्क होते हैं ये। डिटेल्ड रिस्क नहीं होते, क्योंकि इस स्टेज पे आपको नहीं पता होता कि आगे जाके क्या क्या रिस्क आएंगे। वो आप जब क्या कहते हैं इसमें प्लानिंग फेज में या इनिशिएशन फेज में रिस्क रजिस्टर बनाते हैं या रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तब जाके आपको सारे डिटेल्स रिस्क बनाते हैं आप। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। ओके, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डोमेन। अब देर आर बेसिकली 8 डोमेन्स हैं जो कि प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करती हैं कि प्रोजेक्ट जा कैसा रहा है बेसिकली। ठीक है, इंग्लिश में जैसे लिखा हुआ दी 8 परफॉर्मेंस डोमेन्स फॉर्म एन इंटीग्रेटेड सिस्टम टू इनेबल सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इंटेंडेड आउटकम्स। वही जो कि मैंने बताया कि 8 डोमेन्स हैं जो कि जिससे आप पता लगा सकते हैं कि प्रोजेक्ट की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उसकी जो है ना सक्सेसफुल डिलीवरी हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी, और जो कि खुद भी इनेबल करते हैं कि इसकी सक्सेसफुल डिलीवरी अगर आप इंश्योर करें डोमेन्स को कि हो पाएगी टाइम या नहीं, जो कि हैं। एक तो स्टेक होल्डर्स है, आप इफेक्टिवली स्टेक होल्डर को मैनेज करें। उसके बाद टीम टीम को इफेक्टिवली मैनेज करें। ठीक है, उसके बाद जो है ना डेवलपमेंट अप्रोच एंड लाइफ साइकिल। अब डेवलपमेंट अप्रोच एंड लाइफ साइकिल ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो एजाइल का हमारा लेक्चर होगा, कि हम लोग क्या डेवलपमेंट अप्रोच, हम लोग की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी होगी वो क्या होगी। और लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट, देन प्लानिंग, आपने उसकी प्लानिंग फेज में प्लानिंग अच्छी की हुई हो प्रोजेक्ट की।
देन प्रोजेक्ट वर्क, द वर्क इटसेल्फ, जिसमें हम लोग प्रोसेसेस और इसके फिजिकल रिसोर्सेस डिफाइन करते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या क्या लगेंगे और किस तरह से लगेंगे। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट, जो हम लोग डिलीवरी इस विद इन स्कोप, क्वालिटी और जितनी सारी इसकी चीज़ें हैं उसमें उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए इसकी डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट हो। देन मेजरमेंट, कि इसकी परफॉर्मेंस हम किस तरह से मेजर करेंगे प्रोजेक्ट की, कि प्रोजेक्ट सही जा भी रहा है या नहीं। अनसर्टेनिटी, या फिर इसको आप रिस्क भी कह सकते हैं, ठीक है, कि इसको रिस्क या अनसर्टेनिटी को किस तरह से मैनेज करेंगे। अभी हमने पहले डिस्कस किया कि व्हाट आर प्रोजेक्ट्स। अभी मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट आर ऑपरेशंस। रिपीटेटिव प्रोसेस, यस। बिल्कुल, बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आप बाउंड नहीं होते, ठीक है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे कि आप कह सकते हैं कॉफ़ी वाली जगह की हमने डिस्कशन की थी, ग्लोरिया जीन्स की, दे कंटिन्यूअसली मेक्स कॉफ़ी, ठीक है, दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो कि उनके ऑपरेशंस का हिस्सा है। दैट इज नॉट अ प्रोजेक्ट। Operations are basically ongoing activities that produce long-term repetitive outputs, such as manufacturing products or supplying services। जिस तरह से हमने बताया, आप सप्लाइंग सर्विसेज में आप ग्लोरिया जीन्स की एग्जांपल ले सकते हैं, स्टारबक्स की चलिए एग्जांपल ले सकते हैं, कि वो जो उनका ऑपरेशंस है दैट इज मेकिंग कॉफी, ठीक है। अब प्रोजेक्ट में दैट कैन बी, वो अंदर ही अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट चला सकते हैं कि भाई टू डिजाइन न्यू कप्स, ठीक है, दैट विल बी अ प्रोजेक्ट। टू रेनोवेट द बिल्डिंग, दैट विल बी अ प्रोजेक्ट। लेकिन जो उनके ऑपरेशंस में है दैट विल बी, जो उनकी कॉफी मेकिंग है और सारी जो डे टू डे प्रोसेसेस हैं। अब इधर से एक सवाल उठता है कि जो कि हमने डिस्कस किया था, कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस में फर्क क्या है। तो प्रोजेक्ट टेम्पररी होते हैं, ऑपरेशंस आर ऑनगोइंग। प्रोजेक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट आपको ला के देते हैं, और ऑपरेशंस क्योंकि रेपिटेटिव चीज साथ साथ चल रही होती है। प्रोजेक्ट आपका एंड हो जाता है जब आपके ऑब्जेक्टिव्स मैट हो जाते हैं, जो आपने स्कोप इनिशियली डिफाइन किया होता है, स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो अब मैट हो जाते हैं, आपके पूरे हो जाते हैं, तो वो एंड हो जाता है। ऑपरेशन एंड नहीं होता, इवन आपके प्रोजेक्ट, आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स भी मैट हो जाए, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ओके, व्हाट इज अ प्रोग्राम। एक तो हमने प्रोजेक्ट पढ़ा, अब इतना मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्राम इससे ऊपर की चीज है। इफ एनीबडी नोस, डू पुट इन चैट बॉक्स। सेट ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। A program is a collection of related projects, subsidiary programs, or program activities managed in a coordinated way to obtain benefits and control not available for managing them individually। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली प्रोग्राम, जैसे कि सर अजमल ने बताया कि ये कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, वो आपस में रिलेटेड होंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। इफ दे आर नॉट रिलेटेड, और तो वो प्रोग्राम के अंडर नहीं आएंगे, दैट वुड बी पार्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो, ठीक है, जो कि इससे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। और प्रोग्राम जो है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है या फिर एक टेम्पररी प्रोसेस है। चैट बॉक्स में काइंडली बताइएगा।
टेम्पररी, यस, इट इज अ टेम्पररी प्रोसेस, क्योंकि ये एंड हो जाता है, इट हैज एंड डेट। बाकी हुज़ैफा आपने लिखा कि सबसेट ऑफ प्रोजेक्ट, नो, प्रोग्राम इज नॉट अ सबसेट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इज अ सबसेट ऑफ प्रोग्राम, इट्स अदर वे अराउंड। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज अ पोर्टफोलियो? ओके, आप कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो जो है ये प्रोग्राम से भी ऊपर होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो की अम्ब्रेला में नीचे प्रोग्राम्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेटेड हों। ठीक है, अब दैट कैन टोटली बी अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब इसमें आप कह सकते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर एग्जांपल पे चलते हैं। पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स एंड ऑपरेशंस मैनेज्ड एज अ ग्रुप टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। अभी इसमें ऑपरेशंस भी आ गया है, मतलब आपका प्रोजेक्ट्स भी हैं, प्रोग्राम्स भी हैं और ऑपरेशंस भी हैं। तो क्या मुझे बता सकते हैं कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा या एक टेम्परेरी प्रोसेस होगा? यस, यस, इट विल बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें ऑपरेशंस आ गया। यस, गुड हमजा, इट विल बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब इसकी मैं हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम सारे कंस्ट्रक्शन रिलेट इंडस्ट्री से ही रिलेटेड हैं, उसकी एग्जांपल पे लेते हैं कि उसकी एग्जांपल में हम लोग अब प्रोजेक्ट क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा और पोर्टफोलियो क्या होगा। हम एग्जांपल लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस की। ठीक है, अभी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वन हाउस, जो एक हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दैट विल बी अ प्रोजेक्ट। ठीक है, बस वो एक हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दैट विल बी अ प्रोजेक्ट। अब एक सोसाइटी है, ठीक है, और उस सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं कि हमने फॉर एग्जांपल सेक्टर ए में इतने हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं, सेक्टर बी में इतने हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं, सेक्टर सी में इतने हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं। आपस में है तो रिलेटेड ही वो, दैट विल बी अ प्रोग्राम। ए कंस्ट्रक्शन ऑफ, यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन सोसाइटी, दैट विल बी अ प्रोग्राम। ठीक है, और उसके बाद आप और उससे ऊपर आ जाएं थोड़ा सा, कि जो मैं ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हूँ, मैं डिफरेंट, मेरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कराची में, हाउस कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं कराची में, डिफरेंट सोसाइटीज़ के। ठीक है, मतलब एक जो है ना TSA का पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 3 चल रहा है, फेजेस, सॉरी, फेज 1, फेज 2, फेज 3, एंड दैट विल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई है। Clear. ओके, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस की एग्जांपल हमजा, जैसे कि मैंने पहले दी कि आपका कोई भी आप फूड चेन उठा लें, जैसे स्टारबक्स की एक एग्जांपल मैंने दी थी कि आप उसमें आपका एक प्रोजेक्ट है कि आपने बनाना है एक कप। ठीक है, डिज़ाइन करना, न्यू कप कप, डेट विल बी ए प्रोजेक्ट। लेकिन क्योंकि वो कॉफ़ी प्रोवाइडर्स हैं, बेसिकली वो एक क्या कह सकते हैं, आपको कंज्यूमर प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो तो आपको रोज एक ही चीज दे रहे हैं। ठीक है, अब दैट विल नॉट एंड, वो अपनी कॉफी देना खत्म कर देंगे तो उनका तो पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा। तो द प्रोसेस, जो उनके कॉफी प्रोवाइड करने का प्रोसेस है, या फिर जो भी ईटेबल प्रोवाइड करने का प्रोसेस है, जो कि वो रोज कर रहे हैं, जो कि एक नेवर एंडिंग चीज है, दैट आर ऑपरेशंस, दैट आर पार्ट ऑफ देयर ऑपरेशंस। हमजा, ये आपको बात समझ आई है? चलो, थैंक्स। मूविंग फॉरवर्ड, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यार, प्रोजेक्ट फॉर्मली स्टार्ट कब होता है? मतलब प्रोजेक्ट हमने नीड असेसमेंट कर ली, जैसे कि पीछे हमने देखा कि यार हमने देख लिया, कैलकुलेट कर लिया इसके ROI कितने हैं, ठीक है, पे बैक पीरियड भी ठीक है, आई एम गुड टू गो, लेकिन अब फॉर्मली प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करूंगा? वो होता है आफ्टर अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट चार्टर। ठीक है, आप सबसे पहले प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं, उसकी अप्रूवल लेते हैं, एंड वंस द प्रोजेक्ट चार्टर इज अप्रूव्ड, आपका प्रोजेक्ट फॉर्मली स्टार्ट हो जाता है।
Okay. Now, further seeing project charter क्या होता है? It is basically a document issued by a sponsor that formally authorizes the existence of the project and provides the project manager with the authority to apply organizational resources to project activities. बस इसमें दो चीज़ें, एक तो ये है कि ये डॉक्यूमेंट फॉर्मली ऑथराइज कर देता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, और पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर को अथॉरिटी दे देता है कि वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं, जो टीम है, जो भी हमारे प्लांट इक्विपमेंट जो भी चीज़ें हैं, वो आप प्रोजेक्ट एक्टिविटी पे लगा सकते हैं। अच्छा, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि प्रोजेक्ट चार्टर बहुत हाई लेवल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। देखिए, आप अभी डिटेल्ड तो आप प्लानिंग फेज में बनाएंगे ना, जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आपने बनाना है, ठीक है, तब जाके आप अपनी डिटेल्ड चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। स्कोप आप वेल डिफाइन करेंगे, आप सारा अपना कॉस्ट वेल डिफाइन करेंगे। इसमें बस हाई लेवल होता है, मतलब कि मेरे $10,000 का प्रोजेक्ट है बस। अब 10,000 का ब्रेक डाउन क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे प्लानिंग फेज में करते हैं। अच्छा, अब ये बनता किस तरह से, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि यार प्रोजेक्ट चार्टर की मैं हेल्प किस चीज़ के लेता हूँ। अब हेल्प उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के लेते हैं जो कि हमने पहले डिस्कस किए हैं, जो कि बिजनेस केस हैं और बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान है। देखिए, सारी चीज़ें तो आपने उसमें डिफाइन की थी कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोजेक्ट में मैंने अचीव करनी है, क्या है रिस्क, क्या होंगे, जो कि हमने बेनिफिट मैनेजमेट प्लान में देखा। हाई लेवल रिस्क हमने डिफाइन किया था, वही सारी चीज़ें इसमें इनपुट होंगी जो कि, मतलब हम लोग उधर से हेल्प लेके प्रोजेक्ट चार्टर बनाएंगे। और मतलब दैट वुड बी अ वन इनपुट। अब के और भी इनपुट्स होंगे, आप डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, मतलब जाहिर सी बात है, आपका क्लाइंट होगा, आप उसके पास भी जाएंगे, आपका स्पॉन्सर है, आप उसके पास भी जाएंगे कि यार मुझे हेल्प करो, मुझे बताओ क्या क्या किस किस तरह से ये चीज़ें लेके चल रही है, मैंने प्रोजेक्ट चार्टर में ये चीज़ डाल दी है, तो आप उनके पास भी जाएंगे। अब प्रोजेक्ट चार्टर की एक ये मैंने ही खुद ही टेम्पलेट बनाया था, ये एक छोटी सी एग्जांपल है, बहुत सिंपल है ये। हालांकि ये वन पेजर होता नहीं, प्रोजेक्ट चार्टर इज मल्टीपल पेजेस। इसमें आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट का नेम आ जाता है, उसका पर्पस के स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स एंड सक्सेस क्राइटेरिया। मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि एक तो वो ऑब्जेक्टिव्स जो आप मेजर कर सकें विद रिलेशन टू स्कोप, स्केड्यूल एंड कॉस्ट, ठीक है। और सक्सेस क्राइटेरिया आपने क्या डिफाइन किया होगा कि यार, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यू पीपल गेटिंग पीएमपी सर्टिफाइड इज माय सक्सेस क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपका उस प्रोजेक्ट का क्या सक्सेस क्राइटेरिया होगा। उसके बाद उसकी हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, स्कोप क्या है, मतलब हाई लेवल स्कोप, नॉट डिटेल्ड स्कोप। देन हाई लेवल अजम्पशंस क्या होंगी। अजम्पशंस आर बेसिकली एनीथिंग वी आर नॉट श्योर, जो कि ट्रू होंगी भी या नहीं होंगी। मतलब जो सो होता है, हमें नहीं पता होता कि यार ये चीज़ होगी भी या नहीं होगी, लेकिन एक अजम्पशन तो है ही, तो हम वो अजम्पशंस लिख लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है अजम्पशंस लॉग में, ठीक है, ये नोट कर लें काइंडली। हम लोग अजम्पशंस लिखते हैं एक डॉक्यूमेंट जिसमें जो कि कहलाता है अजम्पशंस लॉग। ओके, उसके बाद आप कंस्ट्रेंट्स, मतलब आपको क्या क्या बंदिशें हैं उसमें, क्या क्या चीज़ें रोक सकती हैं, मतलब क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं उस चीज़ में आप, और ये हाई लेवल होता है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स और जो है ना रिस्क जो है ना, अच्छा, कंस्ट्रेंट और रिस्क में फ़र्क है, सॉरी। कंस्ट्रेंट जो है बेसिकली वो होता है आपके लिमिटेशंस ड्यू टू स्कोप, स्केड्यूल और कॉस्ट। और दिस इज कॉल्ड अ ट्रिपल कंस्ट्रेंट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी, कि ये होता है कंस्ट्रेंट कि आप इनमें क्या क्या चीज़ ये मेरा स्कोप ये इतना ही, ऐसे ज़्यादा मैं एक्सीड नहीं कर सकता, मेरी कॉस्ट इतनी है मैं इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, मेरी टाइमलाइन इतनी है मैं इससे ज़्यादा एक्सीड ही नहीं कर सकता, दैट इज़ अ कंस्ट्रेंट, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपके हाई लेवल डिस्क्रिप्शन और बाउंड्रीज, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी कि उसमें होगा क्या क्या, सिंपल सी कि आप मैंने ये चीज़ें करनी है, ये उसमें होगा, इसका बैकग्राउंड ये था, इस तरह से मैं ये कर रहा हूँ। और बाउंड्रीज उसकी कि भाई ये क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ मूवी, उसमें बाउंड्री आपकी होगी जो पीजी लिखा हुआ आता है ना उसमें, कि आपका एज ग्रुप फला एज ग्रुप से रिलेटेड है, दैट विल बी अ बाउंड्री, PG-13, PG-14, दैट विल बी अ बाउंड्री। नेक्स्ट आपके पास पे हाई लेवल रिस्क होंगे, ठीक है, हाई लेवल ओनली, नॉट डिटेल रिस्क, हो तो आप बाद में जाके पता चलेंगे। उसके बाद अब माइलस्टोन्स की स्केड्यूल की समरी होगी कि ये मैंने माइलस्टोन इस वक्त जो है ना मैंने अचीव करने। बजट की समरी होगी, स्टेक होल्डर्स की लिस्ट होगी, अप्रूवल की रिक्वायरमेंट्स होंगी, प्रोजेक्ट मैनेजर जो साइन किया उसका नाम होगा, दैट कैन बी यू, नेम एंड अथॉरिटी ऑफ स्पॉन्सर,
ठीक है, नाम, स्पॉन्सर का नाम और उसकी अथॉरिटी। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज आप लोगों को बता सकूं। स्टार्टिंग नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर, यू पीपल आर द प्रोजेक्ट मैनेजर्स। वेर एवर देर इज मेंशन्ड यू, आप उसको डायरेक्टली समझिएगा कि यू इज रेफर टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर, यू बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके। अच्छा, इन सब चीजों में एक छोटा सा क्वेश्चन रेज होता है कि हु इज अ स्पॉन्सर। ठीक है, अभी स्पॉन्सर जो है हम लोग का बेसिकली पीएमपी की टर्मिनोलॉजी में ना, पीएमपी के कॉन्टेक्स्ट में, इट इज ओनली वन पर्सन। हम लोग गलत समझते हैं कि स्पॉन्सर वो बंदा है जो कि अपना पैसे प्रोवाइड करता है। नहीं, इस तरह से नहीं है पीएमपी की टर्मिनोलॉजी में। हाँ, बाकी कुछ लोग इसको समझते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि हम तो पीएमपी पढ़ रहे हैं। इसमें स्पॉन्सर इज नॉट द वन जो कि आपको पैसे प्रोवाइड करता है, दैट इज द क्लाइंट। ठीक है, तो स्पॉन्सर क्या होता है, देखते हैं कि ये गवर्नेंस बोर्ड का बेसिकली हेड होता है। अब गवर्नेंस बोर्ड वो बोर्ड है जो कि कंट्रोल करती है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब आपका जो सुपीरियर है वो दैट इज द स्पॉन्सर, और गवर्नेंस बोर्ड ही प्रोजेक्ट मैनेजर सेलेक्ट करता है बेसिकली। ठीक है, हाँ, वो के अब सबसे पहले तो ट्राई करते हैं कि अपनी अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा अगर है इस तरह से जो कि काबिल हो, इतना काबिल है कि हम प्रोजेक्ट मैनेजर बना दें उसको, बना सकते हैं, या फिर बाहर से भी हायर कर सकते हैं। इससे हम लोग क्योंकि गवर्नेंस बोर्ड का भी देखा, तो प्रोजेक्ट गवर्नेंस क्या होती है बेसिकली, ये भी गवर्नेंस बोर्ड, या फिर हम लोग इसको कहते हैं प्रोजेक्ट गवर्नेंस बेसिकली डील करती है गवर्नेंस बोर्ड, या हम लोग उसको प्रोजेक्ट बोर्ड भी कह सकते हैं। स्टीयरिंग कमेटी भी आप अक्सर क्वेश्चंस में, मॉक एग्जाम्स में और स्लाइड्स में भी ये चीज़ सुनेंगे, स्टीयरिंग कमेटी का ये डील करती है। ये आपको पूरे प्रोजेक्ट की ओवरसाइट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसका पार्ट भी हो सकता है, इसका हेड भी हो सकता है, इसमें सीनियर मैनेजर्स भी होंगे, और इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस पीएमओ हम आगे पढ़ेंगे, ये उसके रिसोर्सेज भी शामिल होंगे। ओके, और ये आपके रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं की डिलीवरेबल्स रिव्यू करने के, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के, प्रोजेक्ट के मेन डिसीजंस देने के लिए। ये एक गवर्नेंस बोर्ड या प्रोजेक्ट बोर्ड, स्टीयरिंग कमेटी ये चीज़ कर सकती है। अच्छा, अब इसको हमने हर चीज़ गवर्नेंस बोर्ड तक नहीं लेके जानी होती। ठीक है, इसमें एस्केलेशन प्रोसीजर्स डिफाइंड होते हैं, हर वो जो कि गवर्नेंस बोर्ड ही डिफाइन करता है कि आपने कब चीज़ को एस्केलेट करना है। मतलब जो कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो कि प्रोजेक्ट के थ्रेशोल्ड से, आपके टॉलरेंस लेवल से बाहर की होंगी। ठीक है, आप नहीं उसको सॉल्व कर सकते, जो कि गवर्नेंस बोर्ड ही कर सकते हैं। तो आप उसको या तो रिस्पॉन्सिबल स्पॉन्सर को, जो कि उससे रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहले तो आप उसको एस्केलेट करेंगे, फिर आगे अगर वो भी नहीं कर पाता तो आप गवर्नेंस बोर्ड को भी एस्केलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर थ्रेशहोल्ड से कम है डिसीजन, नीचे है, तो आप उसको नहीं करेंगे, इशू को एस्केलेट नहीं करेंगे, आप अपनी टीम के साथ उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और ये हमारी पीएमपी में जो जो मैंने जब एग्जाम दिया तो उसमें एक आप माइंडसेट आपका बिल्ड हो जाता है बाय द टाइम के यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आपने मैक्सिमम चीज़ें खुद करनी है। मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं अभी तक सुना है, नहीं देखा है जिसमें आपको एस्केलेट करने की जरूरत पड़ रही हो। ठीक है, होते हैं, देर आर, लेकिन ये नहीं कि 0% चांसेस है, लोगों के आए भी हैं क्वेश्चन इस तरह के, लेकिन ज्यादातर आप खुद, यू बिकॉज यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर, यू आर बिकमिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन, आपने खुद ही चीजों को सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें एक और है, हमारे क्वेश्चन रेज होता है कि थ्रेश होल्ड किस तरह से करना है। अब इसमें एक 2x2 की ग्रिड अगर हम लोग एक अज्यूम करते हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे हम अथॉरिटी करते हैं, कि अगर तो हमारी प्रॉब्लम विद इन द टॉलरेंस लेवल है, तो हम लोग जो प्रोजेक्ट टीम है बेसिकली, अब द प्रॉब्लम आपके टॉलरेंस लेवल के से नीचे है, तो आप प्रोजेक्ट विद इन द प्रोजेक्ट टीम डिस्कस करके उस इशू को रिजॉल्व करेंगे। लेकिन अगर टॉलरेंस लेवल से ऊपर चली जाती है, टॉलरेंस लेवल एक्सीड की जाती है, तो आप रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स को आप एस्केलेट करेंगे और उनसे डिसीजन लेंगे और उनसे ऑथराइजेशन लेंगे कि क्या करना है आगे प्रोजेक्ट में। ओके, सो अभी आपकी ये ब्रेकआउट रूम की एक्टिविटी है, मैं बताता हूँ करना क्या है। मूवीज
और हो सकता है मेजोरिटी ने आप लोगों ने देखी होगी द डार्क नाइट, जो बैटमैन की सीरीज है बेसिकली। तो उसका अपने प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है। मैं इसमें चैट बॉक्स में टेम्पलेट ड्रॉप कर देता हूँ प्रोजेक्ट चार्टर की। ठीक है, आपने ये इसका प्रोजेक्ट चार्टर आपने मूवी को बनाना है। यू कैन यूज द इंटरनेट एंड फॉर दिस एक्टिविटी आपके पास 15 मिनट्स होंगे। आप चेक करें चैट बॉक्स में, आप लोग के पास जो है टेम्पलेट आ गई होगी प्रोजेक्ट चार्टर की। इफ यस काइंडली रिस्पॉन्ड ऑन द चैट बॉक्स, आप लोग के पास अगर ये रिसीव हो गई तो, और डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने। ओके, गुड। तो मैं आपको थोड़ी देर में ब्रेकआउट रूम में सेंड कर दूंगा, जिसमें आप लोग तीन ही होंगे, और आप लोग इसका इंटरनेट यूज़ करके इसका जितना पॉसिबल हो सकता है प्रोजेक्ट चार्टर आप लोग क्रिएट करेंगे। इस आप ये भी क्या कहते हैं टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं जो मैंने भेजी है। अगर इफ़ यू हैव अ टेम्पलेट आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एट द एंड आप लोग के पास एक प्रोजेक्ट चार्टर होगा, आप में से कोई एक उसमें बना रहा होगा, बाकी सारे उसको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है। और अगर मूवी नहीं देखी हुई तो यू हैव द इंटरनेट जो है ना, और वहां से क्या कहते हैं हेल्प ले सकते हैं। अगर रिकमेंडेशन देनी है किसी मूवी की तो दे सकते हैं। मेरे जहन में पहले टाइटैनिक थी, लेकिन वो क्योंकि रोमांटिक जेनर है उसका, तो मैंने कहा भी रमजान में क्या उसका मैं दिखाऊं। ठीक है, तो अपना इसका जेनर फिक्शन है, तो जितना इफ पॉसिबल आप इसको करें। ठीक है। आपके सामने आ गया होगा ब्रेकआउट रूम्स में, आप काइंडली इसको ज्वाइन कर लें। वेलकम बैक गाइस। टाइम तो ऊपर हो चुका है, डोंट वरी। मुझे बताएं कौन शेयर करना पसंद करेगा अपनी स्क्रीन, और थोड़ा सा बताएं। हुज़ैफा अगर आपने बना लिया तो काइंडली अगर आप शेयर कर दें अपनी स्क्रीन। बारी बारी सबकी टर्न आएगी, डोंट वरी। तीन ही तो बंद है और। सर हुज़ैफा आप उधर हैं, ऑनलाइन हैं? काइंडली इफ यू कैन रिस्पॉन्ड।
ओके हमजा, कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन? हमजा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी। कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन अगर आपने मैं बनाया करता प्रोजेक्ट? हूँ। जी जी। कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन हाँ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, जितना भी आपने किया, मैं शेयर जितना भी आप। करता हूँ। एक सेकंड, अब करता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करें आप। शेयरिंग में ओके। आवाज़ आ रही है? अलाउड है, आप काइंडली चेक करें। ठीक हो गया। हो रही है? यस हो रही है, आप काइंडली डॉक्यूमेंट। यस वी कैन सी यू। आप कंप्लीट कंप्लीट जितने भी आपने बनाए कंप्लीट कोई नहीं इशू हुआ नहीं, मेरा। आप हाँ कोई इशू ठीक नहीं, कोई इशू ठीक है नहीं, ठीक आप है बस इसको थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर ठीक दें है। आप इतने। अच्छा, इसमें प्रोजेक्ट नेम तो मूवी का नेम आ जाएगा, जो मूवी का नेम है। ठीक है, आवाज़ आ रही है? यस यस, फ्लोर इज हेलो। योर्स, आप जिस तरह से समझाना चाहते हैं वी आर हियरिंग। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, प्रोजेक्ट नेम में मूवी का नेम आ जाएगा। फिर आगे इसका पर्पस जो था वो एंटरटेनमेंट था, जो मेरे नज़दीक जो सबसे सही था वो मैंने लिखा है इधर। और इसके जो मेजरेबल ऑब्जेक्टिव और सक्सेस क्राइटेरिया था वो ये होगा कि जी टू एंटरटेन द पीपल। और जो मैंने मतलब इसका ये जो एक्सपेंस आया मूवी का उससे ट्वाइस उसका रेवेन्यू हो जाए, तो ये उसका मतलब सक्सेस क्राइटेरिया उसने डिफाइन किया अपना। उसके लिए ये उसका सक्सेस क्राइटेरिया। और इसमें जो स्कोप है वो इसमें यह है कि जो कैमरा की अरेंजमेंट्स हैं, जो सीन्स एक्टिविटीज़ को वो कैच करेगा, और करेक्टर्स के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो शेयर जो है वो दिखाएगा। तो ये उसका पूरा स्कोप आ जाएगा पूरी मूवी का। तो अजम्पशंस में इसमें आप बजट को ले सकते हो, अज्यूम कर सकते हो, स्केजुलिंग को कर सकते हो और प्रोडक्ट को कर सकते हो कि आपने किस तरह उसको स्केड्यूल को लेके चलना है, मूवी एंड तक मतलब बनानी है। सीन्स किस हिसाब से कितने टाइम के होंगे और आपने इसको कितने उसमें कंप्लीट करना है मूवी को। कंस्ट्रेंट्स में इसमें आपका बजट आ सकता है कि आपको एक स्पेसिफाइड आपका बजट है, फॉर एग्जांपल आपका मतलब $30,000 का आपका बजट है, इसमें आपने मूवी बनानी है, तो ये आपकी कंस्ट्रेंट आ जाएगी। इसी तरह आप आपकी हमजा, कंस्ट्रेंट में आ सकता है कि ये ठीक है आपने ठीक है, इसको आपके 4 इसमें महीनों के अंदर आवाज़ कंप्लीट करना डिस्टॉर्ट है। हो रही थी। तो टाइम खत्म हो गया। बाकी आप इसमें जो आप बताना चाहते ओके ओके हैं। हेलो। ओके। जी जी, आवाज़ आ रही है आपको हमसे? जी जी, आ रही है आ रही है। अच्छा, आप तो अच्छा बनाए आपने उसमें लेके वैसे तो ये टीम एक्टिविटी थी, लेकिन खैर इट्स ओके, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट एक्टिविटी आपसे जो भी ब्रेकआउट रूम की एक्टिविटी होगी दैट वुड बी अ टीम एक्टिविटी, जिसमें हम लोगों ने एक बंदा स्क्रीन शेयर करेगा, बाकी सारे उसमें इनपुट दे के अपने जो भी एक्टिविटी होगी वो परफॉर्म करनी है। और अच्छा हमजा, ठीक हो गया। आपने अच्छा बनाया। इसमें बस मुझे एक चीज़ आप बताइएगा, आपने अजम्पशन में भी बजट डाला हुआ है और कंस्ट्रेंट में भी जो है ना अपना बजट डाला हुआ है, ये क्यों? देखिए बजट, मैं बजट डाल। अजम्पशन क्या चीज़ होती है? हम्म अजम्पशन ये है जो चीज़ मुझे पता ही नहीं है ये क्या है, ठीक है, जो उससे मैं अज्यूम करूँ कि शायद हो जाए ये फ्यूचर में। मतलब हम्म। इस मूवी में ना एक एक्टर था, आई डोंट नो ने, वो कौन जोकर जो सा? था, अब वो ठीक है। इन एक्चुअल वो हम्म, ही डाइड।
ठीक है। तो अब डेट वाज ओके। नॉट नोन, डेट वाज अजम्पशन कि वन ऑफ द क्या कहते हैं एक्टर डाई। ठीक है, वो एक अजम्पशन थी। तो मैं ऐसे ये हम्म अजम्पशंस वो चीज़ होती है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स में हाँ बजट आ सकता है, लेकिन अजम्पशन में बजट नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, इसमें बजट सॉरी अजम्पशन में फिर आप सीन्स को ले सकते हैं कि जी आगे क्या होगा, स्टोरी के हिसाब से अजम्पशन होंगी। नहीं, अजम्पशन कोई भी इसमें चीज़ हो एग्जांपल में सकती है। क्या आएगा अजम्पशन फिर? आप देखें, जब आप एक चीज़ प्लान कर रहे हैं ना, आप उसमें हम्म जैसे कि मैंने बताया कि हम्म, डेथ, किसी भी एक्टर की डेथ होगी, दैट इज अजम्पशन कि अल्लाह खैर करे कि डेथ हो अच्छा। जाती है। कोई एक्टर क्या कहते हैं बीमार पड़ गया, बढ़ जाएगा, तो हमें हम्म कोई और एक्टर अरेंज करना हम्म, पड़ेगा। दैट इज अजम्पशन कि अगर वो चीज़ होती है तो। ठीक है। अच्छा। ठीक है। अच्छा ठीक हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो कैरेक्टर आपने मूवी के लिए लिया वो बीच में ही अगर मतलब फोत होता है, ये आप अज्यूम कर सकते हैं, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, ये assumption आप लेके चल सकते हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ हम लिखेंगे कहाँ पे? अजम्पशन लॉग में, जो मैंने पहले डिफाइन assumption किया था। ठीक हो ठीक है। गया, समझ आ अच्छा, गया। सेकेंडली ओके इसमें ओके। स्कोप में, स्कोप क्या होता है? स्कोप बेसिकली जो चीज़ आपने हम्म, करनी होती है वो होता है। ठीक है, स्कोप में आपकी वही चीज़ आएगी कि अपना बिल्कुल। क्या कहते हैं, हमने मूवी बनानी है। ठीक है, और वो उसका हम्म, जेनरे क्या होगा, वो उसका पीजी ग्रेड क्या होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें सही आपने लिखा है। लेकिन थोड़ा सा रिफाइन होने की ओके। जरूरत है, जो कि आगे ठीक। साथ साथ चला जब क्लास चलेगी तो आपको बिल्कुल। चीज़ें समझ आती रहेंगी, कोई इशू नहीं। सर उज़ैफा, आप अभी ठीक शेयर हो कर सकते हैं या? थैंक यू हसन। गया। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा इसमें लैपटॉप को कोई इशू हो गया तो सॉरी फॉर दैट। वालेकुम सलाम। कोई इशू नहीं है सर, आप अगर फाइल मुझे शेयर करते हैं मैं तो इधर आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फिर। मैं बस अपना लैपटॉप मेरा ऑन हो रहा है। सर मीनवाइल सर अजमल, अगर आप शेयर कर सके तो। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बेसिकली ये मूवी मैंने देखी नहीं है, और ज़्यादातर मैंने काम इंजीनियर प्रोजेक्ट्स पे किया हुआ है, तो इतना आइडिया नहीं है इसका। मोटा मोटा सर यही पॉइंट्स हैं। मोटा मोटा ही सर, मतलब एक रिक्वायरमेंट बस जब एक ओवरव्यू के बस आपको रिक्वायरमेंट समझ आ जाए डिटेल में क्या है। चाहिए। सर ठीक हो गया सर। ये सर जफ़ा आप ज्वाइन कर लिए अपने लैपटॉप से? जी, एक्चुअली जैसे सर ने कहा मूवी मैंने भी नहीं देखी थी, और पहले पहले तो आई वाज टोटली कंफ्यूज्ड कि जो ना वो मैंने ना इसमें मतलब हाउ टू स्टार्ट विद दिस। एक्चुअली यू आर स्पीकिंग ऑफ द मूवी इटसेल्फ, उसमें करेक्टर्स या जो है क्या नाम है ओवरऑल जो मूवी है उसकी मेकिंग की बात हो रही है? ओवरऑल आपने देखें, अभी प्लानिंग फेज से पहले आता है इनिशिएशन फेज, जिसमें आप प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं। ठीक है, अप्रूवल देनी है ना आपने तो मूवी की, आप तो प्रोजेक्ट मैनेजर, आपने प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है, स्पॉन्सर के पास जाना है और उसने अप्रूवल देनी है। तो आपने अप्रूवल लेनी है तो आपने क्या क्या चीज़ें उसमें डाल के जाएंगे? एक्टर एक्टर का डालेंगे, मूवी का नेम डालेंगे, हाई लेवल स्कोप डालेंगे। चलो नो वरीज, इसमें आप जो है ना बेशक ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, उधर वील हैव अ डिस्कशन। ठीक है। तो मैं खास से श्योर। बाकी अगर आप रेडी होते हो तो बता दीजिएगा, टाइम हुआ तो हम लोग इधर ही इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरा जो है ना वो टोटली फिर आई एम ऑन द रॉन्ग फुट। मैं बिल्कुल ही साउथ साइड पे चला गया हूँ। देर इज नो रॉन्ग फुट, जो है ना ये लर्निंग फुट होती है बस, कोई इतना मसला नहीं। अब मैंने आपको इसी पे शेयर करना है, आप इसी भी शेयर कर ज़ूम दीजिएगा। पे। मैं लैपटॉप से कर आप रहा हूँ। ग्रुप पे शेयर करते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है काइंडली। हाँ मैं उस पर कर रहा
अब्दुलरहमान आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। यार एक छोटी सी इनपुट देना चाहता हूँ। ये जो आपने ये भी मूवी के बारे में जिस तरह बताया ना कि इस पे प्रोजेक्ट चार्टर बनाओ, तो ये अगर हम्म। थोड़ा कोई कंस्ट्रक्शन या कोई फील्ड रिलेटेड हो ना, तो वो बंदा ज़्यादा इंटरेस्ट से, अभी ये मूवी मैंने भी नहीं देखी हुई थी, तो वो बंदा थोड़ा ठीक इंटरेस्ट है, डन लेके हो गया। करता है अभी मूवी में। हाँ, कोई मतलब कंस्ट्रक्शन हो जाए या जो भी फील्ड हो जाए, ये है कि बंदा थोड़ा उसमें अपनी इनपुट ज़्यादा दे सकता है। ओके ओके, ठीक है, मैं आपको उसकी थैंक उससे यू। रिलेटेड जो है ना असाइनमेंट दे दूंगा, नो इश्यूज। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके, आपने शेयर कर दिया है मुझे। ओके सर, जब आपकी स्क्रीन मैंने शेयर कर रहा हूँ आपकी जो प्रोजेक्ट चार्टर के साथ, ये काइंडली फिर आप अगर थोड़ा सा बता दें। अच्छा, मैं इसमें ना मतलब बिकॉज आई सेड आई गॉट कंफ्यूज्ड, मैं दोनों चीज़ों को शायद साथ लेके चल रहा था। पहले तो ये था कि मूवी इटसेल्फ डिस्कस करनी है, उसमें मतलब यानी कि द नेम ऑफ द मूवी, और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट का पर्पस ये था कि बैटमैन हैड टू फाइट द क्रिमिनल गैंग्स, और उसके बाद फिर वहाँ से आगे जो मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स थे, मतलब मैं बता रहा हूँ कि हम्म। पहले मैं इससे शुरू किया था। ओके मेजरेबल ओके। ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि उसमें आपका क्राइम रेट सिटी का कम हो रहा होता, और फिर स्कोप आपकी गौतम सिटी ही थी। एजम्पशंस आपकी ये थी कि वो जो दो लेफ्टिनेंट गॉर्डन और हार्वी डेंट है, मैंने जल्दी जल्दी ना चैट जीपीटी से पूछा कि यार इसकी मुझे समरी बता दे मूवी की, और फिर वहाँ से आई हैड एन आइडिया कि मैंने यहाँ क्या पंच करना है। लेकिन बट देन जब मैं एंड के ऊपर स्कोप पे आया, और जब एंड पे आया ना समरी बजट पे, और समरी माइलस्टोन स्केड्यूल पे, और स्टेक होल्डर लिस्ट पे, तो देन मतलब इट क्लिक के यार, मतलब मैंने कि ये तो मैं बड़ा गलत कह रहा हूँ कि एक्चुअली वो जो मूवी इटसेल्फ है, मूवी के अंदर जो कुछ हो रहा है दैट इज नॉट द प्रोजेक्ट, एक्चुअली वो उस पूरी मूवी की बात हो रही बिल्कुल। है। तो इसमें सर ने बड़ी अच्छी बात की। सर मुझे एक बात बताएं, आपने चैट जीपीटी को तो ये तो कह दिया, आपने उसको ये कह देता कि मुझे प्रोजेक्ट चार्टर बना के देता उस मूवी का, तो आपको पूरा प्रोजेक्ट नहीं, चार्टर वो बना इसलिए देते। नहीं किया, वो फिर मेरी कोई लर्निंग नहीं होनी थी ना। हाँ, ये पॉइंट तो है। तो पर्पस तो फिर मतलब मैं अभी यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट तो कर नहीं रहा। चले, आप इसको रिफाइन कर लें, एंड लेट्स हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर विल गेट बैक। जैसे मैंने चैट जीपीटी 4 से पूछा कि भाई मुझे बताओ कि प्रोजेक्ट चार्टर ना डार्क नाइट का, तो उसने प्रोजेक्ट टाइटल बताया द डार्क नाइट फिल्म प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट है, फिर प्रोजेक्ट की एंड डेट बता दी उसने, बजट उसने प्रॉपर बताया कि भाई 185 मिलियन उसका बजट है। ठीक है, देन प्रोजेक्ट मैनेजर जो उसका एक्चुअल प्रोजेक्ट मैनेजर, आप इसमें अपना नाम भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज। ये तो एक कॉन्सेप्ट देने के लिए था, एलेक्स रिवेरा। ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अच्छा, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, आप प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे तरीके से चैट जीपीटी ने बताया कि टू प्रोड्यूस अ सीक्वल बैटमैन बिगन्स टाइटल्ड, मतलब ये सिक्वेंशियल है ना, बैटमैन बिगिंस एक क्या कहते हैं प्रोग्राम है, उसके अंदर का एक प्रोजेक्ट है, जो है ना द डार्क नाइट, जो उसकी अपनी मूवी है, विच एम्स टू एक्सप्लोर द साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड मोरल एम्बिग्विटी ऑफ द बैटमैन कैरेक्टर, और इसकी एडवर्सिटीज, पर्टिकुलरली जोकर, जो कि सर उजैफर ने बहुत अच्छे से लिखा है, इनका भी मैं शेयर करता हूँ। दिस फिल्म सीक्स टू कैप्टिवेट ऑडियंसेस विद कॉम्प्लेक्स नैरेटिव, हाई क्वालिटी visual effects, compelling performances, aiming for critical acclaim and significant book। बहुत इसने वैसे हार्ड इंग्लिश में लिखा है, लेकिन लिखा बहुत अच्छा है।
स्कोप में से स्कोप को प्री प्रोडक्शन स्कोप, प्रोडक्शन स्कोप, पोस्ट प्रोडक्शन स्कोप और डिस्ट्रीब्यूशन स्कोप में है ना डिफाइन किया हुआ है चैट जीपीटी ने। प्री प्रोडक्शन में स्क्रिप्ट डेवलपमेंट है, कास्टिंग, लोकेशन क्या होगी, स्काउटिंग, ये पता नहीं कौन सी टर्म है इनकी, अपना बजटिंग, स्केजुलिंग, और उसके बाद प्रोडक्शन में उसने लिख दिया कि भी फोटोग्राफी कैसे होगी, सेट का डिज़ाइन क्या होगा, कॉस्ट्यूम्स का डिज़ाइन क्या होगा, इनिशियल विजुअल इफेक्ट्स क्रिएशन किस तरह से होगी। ठीक है। पोस्ट प्रोडक्शन में आपके पास आ जाती है एडिटिंग। आफ्टर प्रोडक्शन मतलब आपने मूवी तो बना ली, उसके बाद एडिटिंग, उसका साउंड डिज़ाइन, उसका विजुअल इफेक्ट, फाइनलाइजेशन, स्कोरिंग, मार्केटिंग, मटेरियल मार्केट कैसे करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी, थिएटर्स में होगी, डिजिटल फॉर्म में होगी, उसके बाद होम मीडिया में होगी जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह में, और फिर उसने वो स्टेक होल्डर्स क्या क्या होंगे, उसने सारे स्टेक होल्डर्स लिख दिए कि जो जो मतलब उसका प्रोड्यूसर डेवलपर जैसे वार्नर ब्रोस है, लेजेंडरी पिक्चर्स, क्रिस्टोफर नोलन है इसका डायरेक्टर, ठीक है, मेंबर्स सारे मतलब जो जो उसके हैं, लिख दिए। डिलीवरेबल्स, अच्छा नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डिलीवरेबल्स इस मूवी के क्या होंगे, जो कि चैट जीपीटी ने बताया हमें कि अ कंप्लीटेड फिल्म रेडी फॉर थिएट्रिकल रिलीज। ठीक है, मूवी कंप्लीट, ये इसका डिलीवरेबल होगा कि एक मूवी मिल गई जो कि हम रिलीज करते हैं, थिएटर्स में रिलीज कर सकते हैं। सेकेंडली, मार्केटिंग मटेरियल भी मिल जाएगा उनको, ट्रेलर ट्रेलर बनाने के लिए, पोस्टर्स के लिए, सोशल मीडिया कंटेंट के लिए, मर्चेंडाइजिंग भी करेंगे, उसकी टी शर्ट्स बनती हैं, उसके प्रॉपर ट्रैक सूट्स बनते हैं। ठीक है, होम की मीडिया रिलीज इंक्लूडिंग स्पेशल एडिशन पैकेजेस, स्पेशल एडिशंस होंगे कि मतलब एक तो मेन डेट होती है कि इस दिन को रिलीज होनी है, कुछ स्पेशल एडिशंस होते हैं जो उससे पहले रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस, इन इसकी कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे इस प्रोजेक्ट की, अगर देखा जाए तो वो उसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्ट मस्ट एडहेयर टू द एलोकेटेड बजट ऑफ 185 मिलियन। बजट का कंस्ट्रेंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आपका फिल्म मस्ट बी कंप्लीटेड इन टाइम फॉर अ समर, टाइम का कंस्ट्रेंट है। और schedule for key cast, a production must navigate the schedule of key cast and crew members। वही schedule टाइम का इसमें दोबारा से कंस्ट्रेंट होगा। assumptions इसमें क्या क्या होंगे? assumption ये है कि भाई ये रिसीव अ PG-13 रेटिंग, क्योंकि रेटिंग ये लोग खुद नहीं देते रेटिंग, मैं सुना है कोई एजेंसीज देती हैं जो कि इसको अप्रूव करती हैं बेसिकली। और ग्लोबल मार्केट विल रिमेन स्टेबल विदाउट सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शंस इन सिनेमा ऑपरेशंस, और की कास्ट एंड क्रू विल रिमेन अवेलेबल एंड कमिटेड थ्रू आउट प्रोडक्शन। ये अजम्पशंस हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो की कास्ट प्रोडक्शन एंड क्रू वाला, मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताई थी कि अवेलेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो अभी इसमें तो अज्यूम ही किया हुआ है कि हाँ ठीक है दे विल रिमेन अवेलेबल, लेकिन अगर नहीं होते तो क्या होगा? ठीक है, दैट इज अ क्वेश्चन। रिस्क, रिस्क में है डिलेस ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस लाइक वेदर, कास्ट क्रू अवेलेबिलिटी, अब उसमें रिस्क आ जाएगा। पोटेंशियल बजट ओवररन हो जाता है, ये भी रिस्क है एक। ठीक है, मार्केट डायनेमिक्स फ्लक्चुएट हो जाती हैं। ठीक है, और वो भी एक, जैसे कोरोना आ गया, आप लोग थिएटर्स में जाके मूवी नहीं देख सकते। ठीक है, तो डेट इज अ रिस्क फॉर देम। ठीक है, अब उनकी तो मार्केट डाउन हो गई। फिर उसके बाद अप्रूवल सिग्नेचर्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर, बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटीज मेन जो इसमें है, देयर आर रिस्क, अजम्पशंस, कंस्ट्रेंट्स, डिलिवरेबल्स, स्टेक होल्डर्स, स्कोप एंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, ये मेन इसमें चीजें हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो काइंडली पूछ सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से किसी को नहीं है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, नाउ डिस्कसिंग फॉरवर्ड के हमारे प्रोजेक्ट पे इन्फ्लुएंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑन अ प्रोजेक्ट। एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एक्सेस होते हैं जिसको हम OPAs कहते हैं, दैट आल्सो इन्फ्लुएंसेस अ प्रोजेक्ट, जिसका एक इन्फ्लुएंस होता है प्रोजेक्ट पे। ठीक है, सेकेंडली होते हैं
एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, EEF। तो these two are terms जो कि PMP में थ्रू आउट योर जर्नी बहुत रेगुलरली रिकरिंग टर्म्स हैं जो कि यूज़ होती रहेंगी। इसको हम इन डेप्थ देखते हैं कि ये बेसिकली है क्या चीज़, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स क्या हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं। बेसिकली दो ये बोथ ऑफ देम आर फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर सकती हैं, जो कि इन्फ्लुएंस होती हैं एक प्रोजेक्ट पे, जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है। Now, so first of all, discussing about the OPS or the organizational process assets। ठीक है, ये बेसिकली होती हैं पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज इसमें आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स आते हैं, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की टूल्स एंड टेम्पलेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की अपनी डेटाबेस। ठीक है। ये डेटा नॉलेज डेटाबेस जो है ये बेसिकली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट अपडेट होती रहती है लेटेस्ट प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ। इसके बाद एट द लास्ट लेसन्स लर्नड रिपोजिटोरी। अब लेसन्स लर्न रिपोजिटोरी क्या होता है? आई बीइंग द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है, और यू बीइंग द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ अ प्रोजेक्ट, आप क्या कहते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लेसन्स लर्न लिखते रहते हैं एक लेसन्स लर्न रजिस्टर में कि मैंने ये चीज़ सीखी। फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस सेशन मैंने ये सीखा कि भाई मुझे क्योंकि मेरी भी सारी ऑडियंस जो मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से हैं, तो मुझे कंस्ट्रक्शन की एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड असाइनमेंट्स ज़्यादा देनी चाहिए। ठीक है। तो जो है ना अपना ये दैट इज अ लेसन लर्न फॉर मी, ये मैं पूरा लिखता रहूंगा। आखिर में क्या होगा, इन द क्लोजिंग फेज ऑफ द प्रोजेक्ट एक लेसन्स लर्न ना रजिस्टर बन जाएगा मेरे पास पूरा, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट में शुरू से स्टार्ट, जरूरी नहीं सिर्फ आप लिखें, आपकी टीम भी लिख सकती है। ठीक है, लेकिन रजिस्टर एक ही होगा। तो जो है ना पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक आपने लेसन्स लर्न लिख लिए, दैट विल क्रिएट अ लेसन्स लर्न रजिस्टर। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने लेसन्स लर्न लिखे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर में हेल्पफुल हों। तो मैं क्या करता हूँ इसको ना ऑर्गेनाइजेशन की जो डेटाबेस होती है उसमें जमा करवा देता हूँ। और उस डेटाबेस में जो आपकी टर्म जहाँ पे ये जाते हैं दैट इज द रिपोजिटोरी, लेसन्स लर्न रिपोजिटोरी। फर्स्ट यू क्रिएट द लेसन्स लर्न रजिस्टर। ठीक है, वो फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में यूज होने के लिए, उनके लिए हेल्पफुल होने के लिए लेसन्स लर्न रिपोजिटोरी में चली जाती है, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट होता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो आप मुझे बता सकते हैं? मूविंग फॉरवर्ड, जो दूसरा हमारा इन्फ्लुएंस है प्रोजेक्ट पे दैट इज द एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर और द EEF। वो टू टाइप्स का होता है, एक इंटरनल होता है और दूसरा एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मींस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इंटरनल में आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, वो भी अफेक्ट करता है कि किस तरह से प्रोजेक्ट चलेगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से है। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है भी या नहीं है। देन द एम्प्लॉय कैपेबिलिटी की, उनकी जो एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी है, क्या वो चीज़ वो ये प्रोजेक्ट हैंडल कर सकती है या नहीं। अच्छा, एक्सटर्नल में सॉरी इसके और इसमें इंटरनल में हमारे पास एक लास्ट चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली जिसमें हम पूरे प्रोजेक्ट की जो नॉलेज है वो उसमें सेव करते हैं। ठीक है, पूरा आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट का डेटा और इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में हम सेव करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि कम्युनिकेशन का एक टूल है। एक्सटर्नल में आपके पास तीन बेसिकली इसमें टाइप्स कह सकते हैं या एक्रोनिम्स कह सकते हैं कि एक टेक ऑफ है, दूसरा वूका एनवायरनमेंट है, तीसरा पेस्टल है। अब व्हाट आर दीज, ये पे आपको बताते हैं। दीज आर जस्ट एक्रोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, लाइक टीका टेक ऑफ पे आप देखें तो टेक्निकल टेक्निकल फैक्टर्स एक्सटर्नल। ठीक है, आपका जो है ना अपना क्या कहते हैं AI जैसे आया है वो आपके प्रोजेक्ट पे कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, देन कम्स द इन्वायरमेंटल, जो आपसे रिलेटेड इन्वायरमेंट है वो कैसे है, जो मतलब आप प्रोजेक्ट एक जगह करने गए हैं वहाँ पे लोगों की क्या थिंकिंग है वैसे। और लोगों की थिंकिंग तो सोशल में आएगी, लेकिन उसकी इन्वायरमेंट कैसी है कि आप उस इन्वायरमेंट में कर भी सकते हैं, आइदर दैट्स अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट और नेगेटिव इन्वायरमेंट। उसके बाद कमर्शियली प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, और ऑपरेशनल इसमें क्या क्या फैक्टर्स होंगे। देन द पॉलिटिकल। ठीक है, दैट ये बेसिकली फॉर्म्स करता है टीकॉक, जो कि एब्रीविएशन थी।
ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके प्रोजेक्ट में, जस्ट लाइक प्रीवियसली इलेक्शंस हुए, उसका काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे बहुत असर हुआ। कुछ बूम हुए, कुछ प्रोजेक्ट्स ने बूम किया, कुछ ने जो है ना थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आई उनमें। सेकेंडली, अभी हम आते हैं वूका पे। अब वूका इज बेसिकली ये आपको रिफ्लेक्ट करती है जनरल कंडीशंस और सिचुएशंस जो कि आपके एक्सटर्नल प्रोजेक्ट के एक्सटर्नल हो रही होती, जैसे वॉलेटिलिटी, जो कि अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ चेंज को डिपिक्ट बताती है कि आप कोई भी एक एकदम से कोई चीज़ हो जाती है ना, रैपिड, या कोई एक चेंज आ जाता है किसी भी चीज़ से, वो डेट इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। ठीक है। देन अनसर्टेनिटी, जो कि आप कह सकते हैं कि एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी आप ऑफ इवेंट्स और इश्यूज। ठीक है। एक कोई भी इवेंट या कोई भी इशू की अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कि आपको नहीं पता था वो इवेंट होगा और एकदम से हो गया, कोई भी इशू अगर होगा वो हो गया, दैट इज अनसर्टेनिटी, जो कि एक अफेक्ट करती है प्रोजेक्ट पे। देन कम्स द कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स बेसिकली डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है। तो आपके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ क्या, किस तरह का रिलेशनशिप, मतलब आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ किस तरह से क्या रिलेशनशिप्स हैं, किस तरह से आप उनको लेके चल रहे हैं, उनका भी एक बड़ा फैक्टर हो उस चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी का। देन कम्स द एम्बिगुइटी। ठीक है। एम्बिगुइटी, इसमें क्या आपके पास अनक्लियर चीज़ें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें भी एक फैक्टर होती हैं इसमें। ये एक वूका का 2x2 की ग्रिड है, ऑल्दो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस पीएमपी सेशन, लेकिन मैं आपको दिखा दूं एक दफ़ा कि इसमें आप किस तरह से आप बता सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट पे क्या चीज़ जो है ना किस तरह से अफेक्ट कर रही है। कि फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे आपके पास है कि हाउ मच डू यू नो अबाउट दिस सिचुएशन, आपको सिचुएशन के बारे में कितना पता है। ठीक है। और वाई पे है कि हाउ वेल कैन यू प्रेडिक्ट द आउटकम्स ऑफ योर एक्शंस। आप, मैं कोई फला एक्शन उठाता हूँ तो मुझे कितना पता है कि वो कि मैं कितना प्रेडिक्टेबल हूँ कि उसका क्या आउटकम होगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है अपना सिचुएशन के बारे में कम जानता हूँ और मुझे प्रेडिक्टेबिलिटी भी कम है, तो इसका मतलब है कि मैं जो हूँ इस फेज में हूँ, एम्बिग्विटी वाली फेज में हूँ। ठीक है। और उसके बाद अगर मुझे पता है सिचुएशन के बारे में, लेकिन मैं आउटकम नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा, देन आई एम अनसर्टेन। ठीक है। मुझे सिचुएशन के बारे में पता है और मुझे आउटकम का भी पता है, देन आई एम वॉलेटाइल। ठीक है। क्योंकि मैं चेंजेस डील कर सकता हूँ आगे। और अगर मुझे सिचुएशन के बारे में नहीं पता, ठीक है, आई नो लेस, और मुझे लेकिन आउटकम के बारे में पता है, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स, इसमें आपको बहुत सारे डिसीजन फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पेस्टल। अच्छा, पेस्टल, दिस इज द जो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी फिलहाल पीएमपी में। बाकी तो सब हैं, सारे फैक्टर्स हैं, दोज आर इम्पोर्टेंट फॉर ई एफ, जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। पेस्टल में आपके पास पॉलिटिकल, देन इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री, और उसके बाद सोशल, देन टेक्निकल, देन लीगल, एंड देन एनवायरमेंटल। ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपको आपके प्रोजेक्ट पे इन्फ्लुएंस करती हैं, अफेक्ट करती हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए आपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है, आपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना है, प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट करना है। इन चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब वो किस तरह से करना है, क्या है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ऑन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स के प्रोजेक्ट में प्लानिंग फेज में क्या होगा, हमारे क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन फेज में क्या होगा, किस हम जब उनकी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ और सारी चीज़ों के साथ ये चीज़ें काम कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये चीज़ ऐसी है कि हमें पता ही नहीं चलता, एकदम से हो जाती हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप्स इन पीएमपी के। ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या टाइप्स होती हैं? फर्स्ट इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसका फोकस फंक्शंस पे होता है, ऑपरेशंस पे होता है। फंक्शंस जैसे कि एचआर, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, इनका ज़्यादातर इस चीज़ों पे फोकस रहता है।
ये सेंटर होती है स्पेशलिटी पे, जो कि फंक्शन से ग्रुप होती है, जैसे एचआर डिपार्टमेंट मैंने बताया, फाइनेंस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका फंक्शनल मैनेजर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नेम डिपिक्ट करता है कि ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन जो कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चलती हैं। ठीक है, इसमें आप जिनका फोकस प्रोजेक्ट्स पे होता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर के पास इन ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। और इसमें एक थोड़ा सा फॉल बैक ये होता है कि जब प्रोजेक्ट एंड होता है तो डेट्स एंड ऑफ स्टोरी, जॉब इज गॉन, मतलब एक टेम्पररी जॉब है उस पूरी टीम के लिए, उस पूरे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट है, अब उसकी स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, इट्स अ टेम्परेरी एंडेवर। एग्जाम्पल इसकी आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मूवी कंपनीज, ठीक है, एक्टर्स जो कि प्रोजेक्ट में काम करते हैं, और बहुत सी न्यूमरस एग्जाम्पल्स इसकी आ जाती हैं। नाउ कम द थर्ड वन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस। अब मैट्रिक्स जो होता है, इसमें एक मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दिस इज अ कॉम्बिन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइज और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक एंड होता है वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होता है, दूसरा एंड फंक्शनल ओरिएंटेड होता है, और इसमें जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है, फंक्शनल मैनेजर भी होता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास दो एंड्स होते हैं, एक में प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, दूसरे में वो फंक्शनल ओरिएंटेड होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड जो होती है ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो है प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके पास ज्यादा पावर होती है। और ऑपोजिट देखें, फंक्शनल ओरिएंटेड जो है उसको हम कहते हैं पीएमपी में वीक वीक मैट्रिक्स, जो कि ज्यादा फंक्शंस की तरफ ओरिएंटेड होती है, स्पेशलिटीज की तरफ ओरिएंटेड होती है। ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास जो फाइनेंस फंक्शनल मैनेजर है उसकी ज़्यादा पावर होती है। और जो पीएम है, वो हो सकता है उधर मौजूद हो, लेकिन उसका टाइटल या उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पीएम की नहीं होगी, वो होगी प्रोजेक्ट एक्सपीडिएटर की तरह होगा, या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होगा। उसकी जो ऑन ग्राउंड जो काम कर रहा होगा वो प्रोजेक्ट मैनेजर का नहीं कर रहा होगा फंक्शनल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस में। और इन बिटवीन देम देयर कम्स अ बैलेंस मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, 50% वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होती है, 50% वो फंक्शन ओरिएंटेड होती है, जिसमें सिमिलरली जो पावर्स हैं वो भी 50-50% होती हैं। 50% पावर प्रोजेक्ट मैनेजर की होती है, और 50% पावर जो है ना फंक्शनल मैनेजर की होती है। अब इसमें एक सवाल जो कि उठ सकता है कि यहाँ पे मैं बार बार एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, पावर की। ठीक है, अब पावर होती अथॉरिटी जो आपकी रिसोर्सेज को एलोकेट करने में, और क्या कह सकते हैं रिसोर्सेज को कंट्रोल करने में, बजट, आपका स्कोप, स्केजुअल, और उसको कंट्रोल करने में, उसको मॉनिटर करने में। ठीक है, ये दिस इज पावर, जो कि आप कह सकते हैं ये पावर कहलाती है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अगर बैलेंस मैट्रिक्स में इफ देर, क्योंकि यहाँ पे दोनों हैं, जहाँ पे दो मैनेजर्स आ जाते हैं, वहां पे जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। अब इफ अगर ये तक कॉन्फ्लिक्ट आता है तो क्या होगा? सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर आपस में बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि वो एक जो है ना विन विन सिचुएशन पे आए, उसको निगोशिएट करें और बिटवीन देम। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हो पाती तो वो फिर क्या करेंगे? नाउ आप देखें, ये एस्केलेशन पे चला जाता है कि ये एस्केलेट कर देंगे अपना इशू स्पॉन्सर के पास, कि वो उनको रिजॉल्व करके दे वो कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फिर स्पॉन्सर देखेगा, स्पॉन्सर उस पर डिसीजन देगा। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। काइंडली क्लियर है तो चैट बॉक्स में 5 डाल दें। अब दिस इज द वोटिंग बेसिकली मेथडोलॉजी, जो कि अकॉर्डिंग टू पीएमपी है, जो पीएमपी के करिकुलम का पार्ट है, जिसको हम आगे लेकर चलेंगे। आपको कोई चीज़ समझ आती है तो आउट ऑफ 5 आप उसको रेट करेंगे, ज़्यादा सही समझ आती है 5 आउट ऑफ 5, थोड़ी कम समझ आती है 4 आउट ऑफ 5, देन इस तरह से काइंडली चैट बॉक्स में डाल दें कि आपको कितनी समझ आई है अभी तक।
यस। हुज़ैफा, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? आप ने फोर लिखा है, मुझे पता है कौन सी चीज़ आपको समझनी है। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान था। इससे पिछले दो दो स्लाइड्स पीछे जाएंगे आप? इससे पिछला, इससे भी पीछे पीछे। हम्म, अ, इससे भी पहले मैं ख्याल से देखता हूँ दिस थिंग। यस, इसमें आपको क्या है एम्बिग्युइटी? दिस पॉलिसीज प्रोसीजर्स, हम्म। ये आई कुड नॉट रियली गेट दिस थिंग। अच्छा, ये बेसिकली ना हम डिस्कस कर रहे हैं एक इंटरनल फैक्टर जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिपिक्ट जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, एसओपीस कह सकते हैं आप, सिंपल, जो हम लोग अपने टाइम में यूज करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, कि ओके, हमने अगर एक चीज़ लेके चलनी है तो किस तरह से लेके चलनी है, और क्या कहते हैं, अगर एक प्रोजेक्ट करना है तो किस तरह से करना है, किस मेथोडोलॉजी के थ्रू करना है। ठीक है, आप एजाइल मेथोडोलॉजी के थ्रू करेंगे या प्रेडिक्टिव के थ्रू करेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं आपने, क्या कहते हैं, डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से किस तरह से लेके चल रहे हैं, वो सारे पॉलिसीज प्रोसीजर्स, वो आपके ओपीएस जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट है, उसके अंडर आती है। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं जो कि इंटरनल फैक्टर है, इन्फ्लुएंस करती है प्रोजेक्ट पे। मैं जाहिर सी बात है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं एक सर्टेन एरिया में प्रोजेक्ट करूं या वहाँ का प्रोजेक्ट उठाऊं, तो मैं कैसे उठा सकता हूँ? अंडरस्टूड, थैंक यू। वेलकम। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आप लोगों में से किस किस क्या हेड ऑफिस है जिन कंपनीज में आप काम करते हैं, आइदर हेड ऑफिसेज हैं जो जिसको आप रिपोर्ट करते होंगे, काइंडली चैट बॉक्स में डालना। आप लोग काइंडली, मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे कि आप लोगों में से किस किस के पास हेड ऑफिस हैं, यस या नो में काइंडली आंसर कर दें चैट बॉक्स में, जिसको आप लोग रिपोर्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो पीएमपी की टर्म में यहाँ पे हम लोग हेड ऑफिस को कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, पीएमओ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस क्या होता है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बेसिकली पीएमओस। क्या होता है ये तो आपको बता दिया, दिस सिंपली आप हेड ऑफिस जो कि आपको कॉन्सेप्ट ग्रेस्प करने की लिए काफ़ी है कि दिस इज अ हेड ऑफिस जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर रिपोर्ट करता है। पीएमओ की थ्री टाइप्स होती है, वन इज सपोर्टिव पीएमओ, सेकंड कंट्रोलिंग पीएमओ, थर्ड वन इज द डायरेक्टिव पीएमओ। जैसे कि नेम्स डिपिक्ट करते हैं, जो सपोर्टिव पीएमओ होती है वो आपको सपोर्ट करती है इन ईच एंड एवरीथिंग, आपको कोच करती है, आपको मेंटोर करती है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, आपको टूल्स प्रोवाइड करती है। आप मतलब आप सब कुछ कर खुद रहे होते हैं लेकिन आपको वो सपोर्ट करती है आपके प्रोजेक्ट में। अब कंट्रोलिंग पीएमओ क्या होती है? कंट्रोलिंग पीएमओ आपको सपोर्ट करती है जैसे कि सपोर्टिव पीएमओ कर रही है, लेकिन आपको साथ ही साथ वो ऑडिट भी करती है आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। पॉलिसी जो उनकी स्टैंडर्ड्स होते हैं, पॉलिसीज और प्रोसीजर, उनके अपने टेम्पलेट्स, उस पे वो आपको ऑडिट भी करती है साथ साथ। दैट इज अ कंट्रोलिंग पीएम। द थर्ड वन इज द डायरेक्टिव पीएमओ। जैसे कि नेम डिपिक्ट करता है कि इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर एक डमी होता है। ठीक है, वो डे टू डे इंस्ट्रक्शंस आपको देती रहती है, डायरेक्टिव पीएमओ जो है ना, कि अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है, और आपको मतलब डायरेक्ट करती है ईच एंड एवरीथिंग। अब आप लोग काइंडली मुझे ये बता सकते हैं कि आप लोग किस टाइप ऑफ हेड ऑफिस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में काम करते हैं? आप लोगों का जो पीएमओ है वो किस टाइप का है, आइदर सपोर्टिव, डायरेक्टिव और कंट्रोलिंग?
डायरेक्टिव कंट्रोलिंग। जी सर अजमल, आपका कौन सा पीएम है? ओके, दैट्स गुड, यू हैव अ डाइवर्स एक्सपीरियंस। चलिए, अच्छी बात है सर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क किस तरह से काम करता है। ये एक फ्रेमवर्क है जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है। ये दिस स्पेसिफिक इमेज इज फ्रॉम द पीएमआई, जो कि अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए है। मैं इसको और आसान तरीके से समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, लेकिन इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज दिस। इसमें सबसे पहले तो आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आ जाता है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, देन कम्स इन इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर, अपना एनवायरनमेंट। देन उनकी वैल्यू को डिलीवर करने का एक पूरा सिस्टम है जिसमें आपके पास, जैसे कि पहले हमने समझाया, पोर्टफोलियोज हैं, 1 2 पोर्टफोलियोज, और फिर प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, देन कम्स द प्रोजेक्ट्स, एंड आफ्टर दैट ये उसके बाद ऑपरेशंस आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा इजी वे में जो है ना समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क चलता है कैसे। सबसे पहले आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी आती है। ठीक है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या है। ठीक है, जो कि ड्राइव करती है पोर्टफोलियो क्रिएशन में, जो कि आगे टास्क करते हैं प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स को, क्योंकि जो कि डिलीवर करते हैं ऑपरेशंस में। देन ऑपरेशन जो है ना आगे मैयर करती है डिफरेंट क्राइटेरियाज, और फिर आगे बताती है कि भी आपने वो स्ट्रेटेजी जो थी उस हिसाब से जो हमारे गोल्स थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, या फिर उसमें भी कोई चीज़ रहती है इस तरह से। मतलब आप इसमें ये कह सकते हैं कि अपना हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी जो है, दैट इज टू मेक $1 बिलियन। ठीक है, अब वो दैट विल ड्राइव द क्रिएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो। ठीक है, वो आगे क्रिएट करेगा या टास्क करेगा प्रोग्राम्स को और प्रोजेक्ट्स को, और वो आगे जो है ना उसके बाद वो डिलीवर करेंगे ऑपरेशंस को जो ऑपरेशंस की टीम होगी उनको। आगे ऑपरेशंस फिर मैयर करेंगे कि हमने कितना अचीव कर लिया और कितना रहता है जो हमारा 1 बिलियन का टारगेट है। ठीक है, जो हमने बनाने हैं, हमारी जो स्ट्रेटेजी है, तो वो हमने अचीव कर लिया या नहीं किया। अच्छा, ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पहले मैं आपको बताया। जो प्रोजेक्ट्स पे आपके 3 मेन कंस्ट्रेंट्स होते हैं, दोज आर स्कोप और क्वालिटी, स्केजूल, टाइम, और द कॉस्ट और रिसोर्स। Scope, schedule, and cost, these are the 3 main constraints of a project. बाकी भी constraints हैं, लेकिन this is called a triple constraint model, जो कि PMI और PMP में हम लोग फॉलो करते हैं। बाकी constraints आपके क्वालिटी का आ जाता है, प्रोक्योरमेंट का, रिस्क का कंस्ट्रेंट आ जाता है। ठीक है, आपका और बाकी सारे जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं वो सारे आ जाते हैं। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल्स। प्रोजेक्ट के क्या क्या लाइफ साइकिल्स होते हैं। अब प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल समझने के लिए हम लोग को साथ साथ प्रोडक्ट के भी लाइफ साइकिल समझने होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका एक प्रोडक्ट है जो आपने बनाना है, ये इसका एक लाइफ साइकिल है, और उसके अंदर जो है ना आपका आता है, विद इन दैट आपका प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल आता है। डिस्कसिंग फर्दर, सबसे पहले जो आपका प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है वो शुरू होता है इनिशिएशन फेज में, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट चार्टर की अप्रूवल करते हैं। हम लोग जो है अपना अजम्पशन लॉग बनाते हैं, हम स्टेक होल्डर का रजिस्टर बनाते हैं। देन कम्स द प्लानिंग फेज, जिसमें हम लोग बेसिकली प्लान करते हैं कि हम प्रोजेक्ट किस तरह से करना है। ठीक है, और उसमें हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं और उसकी अप्रूवल लेते हैं किससे, स्पॉन्सर से।
एंड देन कम्स द एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन में हम लोग बेसिकली काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं काम वर्क। देन कम्स द क्लोजिंग फेज। इसमें हम लोग प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं, उसकी भी प्रॉपर स्टेप्स हैं। और इसी में ही हम लोग का मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज चल रहा होता है, ठीक है, जो कि हमारा स्टार्ट हो जाता है प्लानिंग फेज से एंड हो जाता है क्लोजिंग फेज पे। ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हम लोग बेसिकली प्रोग्रेस और बाकी सारी चीज़ें हम लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब दिस इज अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब इसमें अगर हम लोग दो चीज़ ऐड कर दें, एक तो प्री इनिशिएशन फेज, बिफोर द इनिशिएशन, और आखिर में आपका ऑपरेशंस फेज, तो इट बिकम्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है। इसमें हमारे पास आप प्री इनिशिएशन फेज में हम लोगों ने जैसे कि डिस्कस किया, इनिशिएशन से पहले हम नीड्स असेसमेंट की कि हमें इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत भी है या नहीं है। ठीक है, हमने उसका बिजनेस केस बनाया, हमने बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान बनाया। ठीक है, दैट कम्स अंडर द प्री इनिशिएशन फेज। और आखिर में जब हम लोग उसको ऑपरेशंस की तरफ ले जाएंगे क्लोजिंग के बाद, तो फिर वो जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट तो वो रहेगा नहीं, वो देन इट बिकम्स अ प्रोडक्ट। अच्छा, अभी इसके बीच में आफ्टर ईच फेज देयर कम्स अ फेज गेट, या हम लोग उसको फेज रिव्यू भी कह सकते हैं या किल पॉइंट भी कह सकते हैं। जिसमें होता यह है कि दूसरा फेज स्टार्ट होने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को आगे जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम लोग उसमें बैठ मीटिंग कॉल ऑन करते हैं, हम लोग असेस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब we determine if the project should continue to the next phase after examining the progress performance against, मतलब परफॉर्मेंस मेजर करके कि हम लोग के जो प्रोजेक्ट चार्टर में हमने चीज़ लिखी थी, ये बिजनेस केस में लिखी थी या बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान में लिखी थी, उसके अगेंस्ट प्रोग्रेस को मेजर करके हम ये एग्जामिन करते हैं कि हमें नेक्स्ट फेज में जाना भी चाहिए या नहीं। नो, देयर इज अ स्मॉल क्विज आफ्टर दिस स्लाइड। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हम पीएमपी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये स्लाइड आपको शेयर कर दी जाएगी, लेकिन आपने इस ध्यान में रखना कि सबसे पहले जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा ना, स्पेसिफिकली जो हम लोग मॉक सिमुलेटर या फिर ये आपके जो चैप्टर वाइज होगा, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें आपने सबसे पहले स्लो डाउन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी नहीं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं रीड करना, आराम से रीड करनी, क्योंकि देयर आर कीवर्ड्स जो आप मिस कर सकते हैं। स्टेप टू, सबसे पहले आपने रीड द लास्ट लाइन फर्स्ट। आखिरी लाइन है सबसे पहले पढ़नी, क्योंकि आपके पास जो एग्जाम होता है ना आपका, उसमें देर आर थ्री मेन थिंग्स जो आपकी टेस्ट हो रही होती हैं। पहली तो नॉलेज है जो कि हो रही है। सेकेंडली आपकी नर्व्स, कि आपके सामने एक क्वेश्चन आया है 5-6 लाइनों का, आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। थर्डली जो है ना, आपका बैठने का स्टैमिना, 4.5 घंटे का टेस्ट है, तो बड़ा बंदा थक जाता है उसमें। तो आपको स्मार्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले आखिरी लाइन पढ़ें, फिर देन पूरा क्वेश्चन पढ़ें, आपके पास टाइम है तो, वरना फिर आखिरी लाइन के बाद जो उसके ऑप्शन हैं वो पढ़ें। स्टेप थ्री, उसमें से कीवर्ड्स फाइंड करें। अब आपको ये इंशाल्लाह प्रैक्टिस होती रहेगी कि कीवर्ड्स किस तरह से फाइंड करने हैं, क्या करना है। और कीवर्ड्स होते हैं कि मतलब किस फेज में है प्रोजेक्ट, ठीक है, क्या लाइफ साइकिल के किस फेज में प्रोजेक्ट है, क्या मेथोडोलॉजी इधर इस्तेमाल हो रही है, एजाइल यूज़ हो रहा है या प्रेडिक्टिव एनवायरनमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। फोर्थ, आपने एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है। अब इत्तेफाक की बात है कि क्वेश्चंस में ज्यादातर क्या होता है कि अ, 4 ऑप्शंस हैं, दो तो सीधा सीधा आप एलिमिनेट कर देते हैं, आपको पता होता है कि ये जो है ना, ये तो हो ही नहीं सकते ना। बाकी रिमेनिंग 2 बच जाते हैं, 50% तो आपका चांस बढ़ गया। ठीक है, तो आपने एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है सबसे पहले, कि अपने जो है ना अपना देखा कि मैं कौन कौन से एलिमिनेट कर सकता हूँ, देन आपके पास 2 रह जाएंगे, और कभी कभार एक भी रह सकता है, दैट इज द बेस्ट वन। स्टेप 5 इज द डू द रूट कॉज एनालिसिस। अभी रूट कॉज एनालिसिस ये एक प्रॉपर टर्म है जो हम लोग पीएमपी की टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं। इसकी दूसरी टर्म जो है वो लेसन्स लर्न भी, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले, वो होता है। आपने अभी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सेप्ट जो कि भी ऑनलाइन क्लास में हो रहे हैं, जो कि आप अपने मॉक सिमुलेटर में सॉल्व करेंगे, उसके आपने ना रूट कॉज एनालिसिस करना है। इफ देयर आर 20 क्वेश्चंस आपने सबमिट किया, आपके कुछ ठीक हैं कुछ गलत हैं, आपने सब का रूट कॉज करना है कि भाई
क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैंने ये किस माइंडसेट के साथ किया था और यहाँ पे क्या क्या गलती हुई है मुझसे। आपने वो लिख देना है कि फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड हो तो ये चीज़ हो, मतलब आपने उससे क्या चीज़ सीखी, उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ मौजूद होगी, लेकिन आपने एक्सप्लेनेशन कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आपने उसमें लिखना है कि आपने क्या चीज़ सीखी। अब इससे होगा क्या, देर आर 13 टॉपिक्स और 13 फोकस एरियाज जो कि हमने इसमें पीएमपी की जर्नी में कवर करने हैं। अब जब सबके साथ साथ लिखेंगे ना ये लेसन्स लर्न, तो एट द एंड आपके पास एक लेसन्स लर्न का रजिस्टर बन जाएगा, ठीक है। अब आपको सब कुछ रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ वो रिवाइज करना है। देन यू विल बी गिविंग द सिमुलेटर, सिमुलेटर में भी सेम स्ट्रेटेजी होगी, क्वेश्चंस, देन रूट कॉज एनालिसिस, आरसीए जिसको हम कहते हैं, और क्वेश्चन मतलब मॉक सिमुलेटर क्वेश्चन आंसर, रूट कॉज एनालिसिस, मॉक सिमुलेटर रूट कॉज एनालिसिस, इस तरह से करके चलना है। तो एट द एंड आप चीज़ें बहुत सारी सीख रहे होंगे और आपको अपनी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे इस चीज़ से, ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, अभी मैं आपको ब्लू है और कोई और ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं, इट मींस इट वाज करेक्ट। करेक्ट आंसर नीचे लिखा हुआ है, देखें करेक्ट आंसर। ओके, अब आपको शो हो रहा होगा करेक्ट आंसर, ओके। शो हो रहा है आपको। जी अब हो रहा है। You're the project manager of new organization. You want to start the project. Where will you look first? उसकी यस, प्रोसीजर्स वगैरह को देखने के लिए won't it be organizational process assets? अब यहाँ पे एक ट्रिक है ना, हाँ उस देखें यू आर द प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तो न्यू है, उसमें भी तो बन रहे होंगे ना आपकी जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, वो तो डेवलप हो रहे होंगे, ठीक है। आप क्या कहते हैं, जो उनका अपना जो एक सिस्टम होगा पीएमआईएस का, ठीक है, आप उसमें या फिर आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, या आप उसको देखेंगे। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं आप। जी क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, दिस वन इज राइट, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ओपीएस ही है इसका आंसर। हाँ ठीक है, अब बाकी कोई क्वेरी, बाकी मेरे ख्याल से सबने सही किया है। इसका ओपीएस ही है ना? यस यस, इसका ओपीएस ही है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर गलत दिया हुआ है, आप लोगों ने सही किया, इसका ओपीएस ही है, ऑर्गेनाइजेशन की और पॉलिसीज और प्रोसीजर्स देखे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी तो मतलब यानी कि आप पीएमएस आईएस ही अपडेट करेंगे ना? हाँ मतलब हाँ ये हाँ कहीं हाँ, 2 और ना ना 5। ना, मुझे पता है, टूल्स किधर आते हैं। टूल्स ओपीएस में आते हैं। बिल्कुल, अ, बेसिकली आप अपना, अब आपने ये बस, अच्छा सॉरी, जो टूल्स हैं वो आपके ओपीएस में आते हैं, ठीक है। जो टूल्स और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने यूज करने ओपीएस में आते हैं, लेकिन आपने क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तो खुद एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको कैसे सिलेक्ट कर सकते दैट इटसेल्फ इज अ टूल राइट? हैं। यस, दैट्स इटसेल्फ इज अ टूल। आप लेकिन आप तो मतलब क्या कहते हैं, यूएसए से यूएई शिफ्ट हो गए, ठीक है, यूएई में व्हाट्सएप ही नहीं चलता, व्हाट्सएप भी एक टूल है, तो आप टूल को टूल से कैसे हम्म अपडेट करेंगे। आप अपने दैट व्हाट्स जी जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। दैट व्हाट्सएप इज एक्चुअली अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। no no, it is not a project management information system। project management system information system is a completely different software, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि ओके प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन अपना एक सॉफ्टवेयर बनाती है। ओके, इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स अ नेम ऑफ अनदर प्रोडक्ट। जैसे व्हाट्सएप है इसका यस, पीएमआईएस है, मतलब एडोब कह और सकते हैं, नाइट्रो। यस यू कैन से। तो इसका ओपीएस ही होगा, बेसिकली आपका टूल चेंज हुआ, कम्युनिकेशन टूल, दैट इज अ पार्ट ऑफ एन ओपीए, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट। आपके ओपीएस जो है ना, आप उसको अपडेट करेंगे, ओके अंडरस्टूड। ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी है, काइंडली डू लेट मी नो, फिर हम आगे चलते हैं।
अच्छा, अब ये एक ग्रुप एक्टिविटी है माइंड मैप की। जितना भी हमने भी पढ़ा है इसको अपने माइंड मैप बना के, जो यू विल बी हैविंग 15 मिनट्स अपने, दिस इज द लास्ट एक्टिविटी। इसके बाद हम सेशन एंड करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम पे ख़त्म होने वाला है। तो जो है अपना, दिस इज़ अ माइंड मैप जो कि मैंने बनाया था। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, देखने में बड़ा वो लग रहा है, लेकिन ये इस सेशन में नहीं। अब या दिस विल बी और असाइनमेंट कि आपने इस तरह से बनाना होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अब थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ मीरो ऐप का, कि मीरो ऐप को किस तरह से यूज़ करना है, माइंड मैप किस तरह बनाना है। यू कैन सी माई स्क्रीन। चैट बॉक्स में काइंडली 5 लिखना है अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है। चलो, थैंक यू। ये अब मीरो का डैशबोर्ड है बेसिकली। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट बोर्ड्स हैं। अभी आप जो है फ्री, क्योंकि आपने यूज़ करना है, ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 3 बोर्ड्स एट अ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को लेकिन 3 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपल एक बोर्ड बनाना है। जैसे कि मैंने ये बोर्ड बनाया हुआ है पीएमपी माइंड मैप्स का। ठीक है। एक बोर्ड में आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ आप चीज़ें बना सकते हैं। जैसे ये मेरा एक बोर्ड है, इसमें कितनी सारी चीज़ें जो है ना बनी हुई हैं, सारे माइंड मैप्स बने हुए हैं। ठीक है। इनफाइनाइट आपका कैनवस है इसमें। आप एक बोर्ड क्रिएट करें अपना, से स्टडी से रिलेटेड, पीएमपी की स्टडी से रिलेटेड पीएमपी माइंड मैप्स। ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, चलो लेट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। क्या करना है, प्लस पे आप जाएंगे, आपके पास ये काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बल्कि प्लस को भी नहीं, यहाँ पे फ्रेम एक आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे, जो आपका टूल बार है इसमें ये फ्रेम आपके पास शो हो रहा होगा। आप फ्रेम पे क्लिक करेंगे, कस्टम, एंड देन ये कस्टम फ्रेम क्रिएट कर देगा आपके लिए। ठीक है, ये जैसे एक फ्रेम क्रिएट हुआ हुआ है। इसको थोड़ा सा अपने साइज अपने हिसाब से एडजस्ट किया और ये फ्रेम क्रिएट हो गया। इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे frame 2 है, मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ फंडामेंटल्स। ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे टूल बार भी आप जाएंगे, माइंड मैप बना हुआ आ रहा है। माइंड मैप पे क्लिक किया मैंने। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ माइंड मैप दिखा रहा है, क्या कहते हैं, लेफ्ट लेफ्ट साइड से, अपर साइड से। ठीक है। मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लूँगा इसमें से। ये यहाँ पे ना दिखा देगा मुझे। ये माइंड मैप मेरा बना हुआ आ गया। इसको मैंने इधर लेकर आया, फिर मैंने टाइप करना शुरू कर दिया। सॉरी, लाइक फंडामेंटल्स। ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें नीचे आ जाएंगी अपना ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है। और उसके बाद हम प्रोग्राम मैनेजमेंट। ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपके पीएमओ आ जाएगा। ठीक है। पीएमओ के नीचे आपके पास डायरेक्टिव, और कंट्रोलिंग। मतलब इस तरह से आपने सिंपल एक माइंड मैप बनाना है कि जो भी चीज़ हमने पढ़ी है। ठीक है। अभी ये देखें, एट द एंड आपके पास काफ़ी सारे टॉपिक्स माइंड मैप्स होंगे जो सिर्फ आपने आखिर में रिव्यू करने होंगे। ये जैसे कि फंडामेंटल्स का माइंड मैप है। इसके अलावा ये स्टेक होल्डर का माइंड मैप है। जब आप खुद बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ लगेगी। काइंडली मुझे बता दें ये चीज़ आपको समझ आ गई है या नहीं, कोई इसमें क्वेरी है तो चैट बॉक्स में 1 to 5 बता दें। आई होप आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। जिसने इंस्टॉल किया है वो काइंडली फिर जो है ना अपना स्क्रीन शेयर कर ले, बाकी उसकी हेल्प आउट कर दें। ठीक है।
आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे, तो उससे एक अच्छा सा माइंड मैप बना के वी विल बी हैविंग 15 मिनट्स, तो बना के इंशाल्लाह फिर उसके बाद प्रेजेंट करते हैं। तो आपको मैं ब्रेकआउट रूम में भेज रहा हूँ। एंड रिमेंबर दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी, तो इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, काइंडली अपने उस लिहाज से करिएगा। और माइंड मैप आप लोगों ने जो जितना हमने पढ़ा है, फंडामेंटल्स का माइंड मैप बनाना है, हर टॉपिक अलग अलग हम माइंड मैप बनाएंगे। तो आपने जो भी कुछ पढ़ा है, मतलब फंडामेंटल्स टॉप पे, उसके नीचे आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा है, पीएमओ की टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स पढ़ी हैं, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है, और उसके नीचे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, इस तरह से आपने बनाना है। आई होप इट्स क्लियर सर। वेलकम। आपको मैं ब्रेकआउट रूम में भेजता हूँ, वहाँ से पहले देख लीजिए। काइंडली रूम्स ज्वाइन कर लें।